नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आज आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी कैंपस पर। देखिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों को 1 से लेकर 20 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। ये सभी क्वेश्चंस पॉलिटी के लिए होंगे और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और आने वाले आगामी परीक्षा के लिए पॉलिटी से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। मैं रोज़ टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा पॉलिटी का, और इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को लगभग 500 इंपॉर्टेंट प्रश्न कराऊंगा। इससे ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो होंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, सारे परीक्षाओं में आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होंगे। तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा। आप इसे एक टेस्ट के रूप में ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज हम इन सारे क्वेश्चन का एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। किसका कोई उल्लेख नहीं है? न्याय का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता का, या वयस्क मताधिकार का। तो देखिए इसमें जो डी आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वयस्क मताधिकार का कोई भी वर्णन भारत की संविधान की प्रस्तावना में देखने को नहीं मिलता है। ठीक, आगे बात करने जा रहे हैं दूसरे नंबर का प्रश्न। तो दूसरे नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की विधि अपनाई गई है। किस देश के संविधान से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है? यही प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है वहाँ से ये विधि अपनाई गई है। यूएसए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं तीसरे प्रश्न का। तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा इसे भी देख लेते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं? यानी उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी आयु कितनी हो जाती है कि वो रिटायर हो जाते हैं? तो 65 वर्ष की आयु के बाद वो रिटायर हो जाते हैं या सेवानिवृत्त हो जाते हैं। चलिए देखते हैं आगे चौथे नंबर का प्रश्न क्या है। चौथे नंबर का प्रश्न है दोस्तों, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? तो देखिए किस समिति के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित की गई थी, इसी को आप लोगों से पूछा है। तो जो बलवंत राय मेहता समिति थी, इसी समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया था। आगे देखते हैं पाँचवें नंबर का प्रश्न। ये देखिए जो चौथा प्रश्न था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से। पाँचवें नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, संविधान प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो जो 356 धारा है, धारा 356 के अंतर्गत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। कब लागू किया जाता है? जब उस राज्य में संवैधानिक प्रणाली असफल हो जाती है तब लागू किया जाता है। आगे देखते हैं छठवें नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। छठवें नंबर का प्रश्न है, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो आप लोग जानते हैं निम्न सदन जिसे लोकसभा के नाम से जाना जाता है, यह जनता द्वारा निर्वाचित सदन कहलाता है। आगे सातवें नंबर का प्रश्न क्या है, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो संविधान का जो भाग 4 है, भाग 4 में ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलता है, उल्लेख मिलता है। तो 4 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं 8 नंबर का प्रश्न क्या है। 8 नंबर का प्रश्न है, लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां हैं। तो लोकतांत्रिक समाजवाद की कौन सी विधियां हैं? तो समझाना और प्रचार करना, यही इसकी विधि है। लोकतांत्रिक समाजवाद न तो तोड़फोड़ करता है, न तो हड़ताल देता है, और न तो क्रांति से संबंधित बातें। उसमें देखिए बातें जो होती है वो समझाने और प्रचार करने की होती हैं लोकतांत्रिक समाजवाद में। आगे 9वें नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 4 भाषाएं सबसे बाद में जोड़ी गई? तो जो सबसे 4 भाषाएं थी जो बाद में जोड़ी गई थी उनका नाम क्या था, यही पूछा है आप लोगों से। तो इसके लिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं, BDMS करके एक ट्रिक आती है, BDMS। BDMS मतलब क्या होता है, B से बोडो, D से डोंगरी, M से मैथिली और S से संथाली। तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, यानी D का जो आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट है। आगे दोस्तों 10वें नंबर का प्रश्न, संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह सत्रों में निरंतर अनुपस्थित रहे। अब देखिए संसद का कोई सत्र चल रहा है, कोई अधिवेशन चल रहा है, तो उसमें जो सदस्य होते हैं जो आते हैं, अगर वो अब्सेंट रहने लगे तो कितने दिन वो लगातार अब्सेंट रहेंगे कि उनकी जो सदस्यता है वो खत्म कर दी जाएगी? तो अगर वो 60 दिनों तक लगातार अब्सेंट रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, तो उनकी जो सदस्यता है संसद की वो समाप्त कर दी जाती है। तो डी इसका सही आंसर है। आगे दोस्तों क्या देख लेते हैं हम, लिखा है हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी कौन है? तो हमारे संविधान की व्याख्या करने के लिए अंतिम प्राधिकारी जो है वो है उच्चतम न्यायालय। मूल अधिकारों का संरक्षण भी उच्चतम न्यायालय करता है, संविधान का संरक्षण भी उच्चतम न्यायालय ही करता है, न्यायपालिका ही करती है। चलिए देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। तो 12 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है?
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जिनको संविधान का जनक बोला जाता है, संविधान का निर्माता बोला जाता है, उन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बोला था संविधान की हृदय और संविधान की आत्मा। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न हम लोग 13वां प्रश्न देखने जा रहे हैं दोस्तों। 13वां प्रश्न है आप लोगों के सामने, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है। तो जब भी ये प्रश्न पूछा जाए कि देश की सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो आपके मन में देश का प्रथम जो नागरिक है यानी जो राष्ट्रपति है वही उसका आंसर आना चाहिए। तो बी आंसर जो इसका है वो बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति ही होता है सर्वोच्च सेनाओं का कमांडर इन चीफ। आगे देखते हैं दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न क्या है। 14 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं जो केंद्रीय मंत्रिमंडलों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। ए आंसर जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए दोस्तों आगे हम बात करने जा रहे हैं 15वें नंबर का प्रश्न है। 15वें नंबर का प्रश्न क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। अब देखिए ये जो प्रश्न आता है धर्मनिरपेक्ष राज्य या धर्मनिरपेक्षता वास्तव में होता क्या है। तो जब कोई राष्ट्र या कोई देश किसी भी धर्म को न मानता हो, यानी जिसका अपना कोई धर्म न हो। अब देखिए बात यहाँ पर समझने वाली ये हो जाती है कि जिस राष्ट्र का अपना कोई धर्म न हो, कोई विशेष धर्म न हो, उसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। जैसे भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नास्तिक है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं, यानी वो धर्म को मानता है लेकिन उसका खुद का कोई धर्म नहीं है। वह सभी धर्मों को एक भाव से देखता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक भाव से देखता है। लेकिन उस देश का, उस राज्य का कोई भाव, कोई एक निश्चित धर्म नहीं होता है, कहने का ये मतलब है। डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट था। चलिए देखते हैं आगे दोस्तों 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव है। तो जहाँ पर एक दलीय राज्य होता है वहाँ पर स्वेच्छाचारी शासन जो होता है वो संभव होता है। द्विदल या बहुदल में ऐसी बातें नहीं होती हैं। 17 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है। तो मूल अधिकारों का संरक्षण न्यायपालिका करती है। इसका मैंने उत्तर आप लोगों को शुरू में ही दे दिया था। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसे देना पड़ता है। त्यागपत्र किसको संबोधित करना पड़ता है, किसको देना पड़ता है अपना त्यागपत्र। लोकसभा के अध्यक्ष को, यही प्रश्न आप लोगों से पूछा है। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, और जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करने जा रहे हैं दोस्तों हम लोग 19 नंबर का। तो 19 नंबर का प्रश्न क्या है, 19 नंबर का प्रश्न है, गांधी जी की राम राज्य की परिभाषा क्या है। देखिए गांधी जी ने कहा था कि भारत में राम राज्य होना चाहिए। अब राम राज्य का सही मतलब क्या है, इसी का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो राम राज्य के लिए ऑप्शन दिया है वैसा शासन जहाँ पर राम जैसा राम के समय में था, ये बिल्कुल मतलब इसका नहीं है। संपूर्ण शक्ति राजा के हाथ में केंद्रित हो जाए, ये भी इसका बिल्कुल मतलब नहीं है। शुद्ध नैतिक प्राधिकार पर आधारित जनता की प्रभु सत्ता हो, तो यह भी इसका सही आंसर नहीं है। तो जो डी इसका है यही सही आंसर हो जाएगा। सभी का अधिकतम हित की बात की जाए, जहाँ पर ऐसे ही राज्य को बोला जाता है राम राज्य। ठीक, तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही राज्य की कल्पना किया था गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने, हमारे बापू जी ने। आगे 20 नंबर का और आज का अंतिम प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 2 सदस्य नामित किए जाते हैं, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को नामित किया जाता है, यही इसका सही आंसर है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पर चले जाएँ और वहाँ पर टेलीग्राम पर भी हमको फॉलो कर लें। वहाँ पर मैं आपको इसका PDF दे दूंगा, और बगल में इंस्टाग्राम की ID भी मेरी दिखाई दे रही होगी, वहाँ पर भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं।